कहाँ पे बोले थे? इसमें मेन काम क्या हमारा होता है? पाथ डिफरेंस निकालना। आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों को? हाँ यस। सर। सर। ये जो पाथ डिफरेंस है ना, इसमें किसका किसका ये पार्ट हो सकता है, किसका किसका कॉम्बिनेशन मिलके फाइनल पाथ डिफरेंस मिलता है। इसमें इनिशियल पाथ डिफरेंस और ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ठीक है, ये तीन तरीके से हो सकता है, जरूरी नहीं है कि तीनों पॉसिबल हो, वहां पे तीनों प्रेजेंट हो। इसमें से कुछ भी हो सकता है। कोई एक अगर पॉसिबल है, कोई एक वहां पे प्रेजेंट है, तो उसके चलते पार्ट डिफरेंस आएगा। और अगर पार्ट डिफरेंस आ रहा है, उस पार्ट डिफरेंस को हम कंपेयर करते हैं। अगर पार्ट डिफरेंस एन लेमडा के बराबर है तो फिर क्या मिलेगा उस पॉइंट पे? मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या फिर ब्राइट फ्रिंज। और अगर वहां पे पार्ट डिफरेंस किसके बराबर हो जाए, हाँ, तो वो फिर उस पॉइंट पे डार्क फ्रिंज मिलेगा। ठीक, अब देखो जो इनिशियल पाथ है उसका कंसेप्ट थोड़ा समझते हैं। मान लो ये दो दो स्लिट है तुम्हारा, इससे सोर्स S1 और S2 प्रोड्यूस होगा, क्योंकि एक कार्डबोर्ड होगा। कार्डबोर्ड में क्या करेंगे, तो होल कर देंगे। ठीक है, नैरो होल करेंगे। और यहाँ पे एक सोर्स रखते हैं, इसके पीछे एक सिंगल सोर्स रखेंगे और डिवीजन ऑफ, क्या कौन सा डिवीजन यूज होता है इसमें? वेवफ्रंट। डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट से दो सोर्स बनेगा। अब ये जो दोनों सोर्स बन रहा है उसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? सेम। ये सारी चीजें कल एक्सप्लेन कर चुके हैं। मान लो सोर्स एस को मैंने यहाँ रखा, सोर्स एस यहाँ पे अगर रखोगे ना, तो ये ऊपर वाला का जो पाथ है और यहाँ S2 का पाथ है, इन दोनों के बीच में क्या आएगा? डिफरेंस है। अगर देखोगे, अगर ये मिडिल पॉइंट पे नहीं है, ये तुम्हारा मिडिल है, ये कौन सा एक्सिस है? ये मिडिल है, इन दोनों के बीच से एक लाइन पास कर रहा है। अगर इस ये सोर्स इस लाइन पे नहीं है, इस लाइन से ऊपर या नीचे शिफ्टेड है, तो सोर्स S1 और S2 बनने से पहले ही एक पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। आ रही बात समझ में? इसके ये जो पाथ डिफरेंस है, इसी पाथ डिफरेंस को क्या बोलते हैं? इनिशियल पाथ डिफरेंस बोलते हैं। मतलब यहाँ पे इस डायग्राम में देखोगे तो इनिशियल पाथ डिफरेंस तुम्हारा क्या होगा? पाथ डिफरेंस विल बी mod ऑफ S1 माइनस SS2। ठीक है, ये कब प्रेजेंट हो रहा है? स्लिट तक पहुंचते पहुंचते, मतलब जो भी तुमने नैरो होल किया है वहां तक पहुंचते पहुंचते, सोर्स से स्लिट तक पहुंचते पहुंचते जो भी डिफरेंस आया पाथ में, उसको क्या बोलेंगे? इनिशियल पाथ डिफरेंस। ये इनिशियल पाथ डिफरेंस को हम गैप कैसे कर सकते हैं? अगर सोर्स को यहाँ रख दें, सोर्स को अगर मिडिल लाइन पे रख देंगे, तो जितना जाने में यहाँ तक डिस्टेंस कवर करेगा, वहां से लाइट यहाँ तक आने में क्या डिस्टेंस करेगा? सेम कवर करेगा। तो अगर मिड पॉइंट पे रखते हो, इफ इट इज प्लेस्ड ऑन मिड पॉइंट, देन S1 S माइनस S2 कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब इसको खत्म कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। ये जो इनिशियल पार्ट डिफरेंस है, ये किसके हाथ में है? जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना, उसके हाथ में है, वो खत्म कर सकता है। कैसे? अगर इसको शिफ्ट करके मैं यहाँ रख दूँ, तो यहाँ से जो डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ से जो डिस्टेंस कवर करेगा, S1 और S2 जाने के लिए पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सो ये तभी दिखेगा जब तुम्हारा इनिशियल कुछ इसेंट्रिक पॉइंट पे तुमने प्लेस कर दिया। सर अभी क्लास के सर बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया, हो गया? मतलब ज्यादा लेट हो गया क्या? मतलब अभी सर मैथ्स का क्लास खत्म हुआ जस्ट थोड़ा देर पहले। नहीं नहीं, जस्ट ये बोर्ड पे जितना लिखा उसका ही पढ़ा। अच्छा सर, वो लेफ्ट वाले में तो सर आप जो लिखवाए वो तो कल ही बता दिए थे। हाँ, ये कल बताए थे ना। तो इनिशियल पार्ट डिफरेंस क्या होता है वो आज बता रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? और इसमें क्या क्या टर्म यूज होते हैं वो थोड़ी देख लेते हैं। ये एक कार्डबोर्ड है जिसमें तुम्हारा स्प्लिट करके रखा होगा। ठीक, ये इसका मेटल लाइन है।
इसको बोलते हैं स्क्रीन। तो क्या बोलोगे? स्क्रीन बोलोगे। ये अगर सोर्स S1 है और ये सोर्स S2 है, तो इसके बीच में जो गैप होता है, गैप क्या होगा? स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेपरेशन बिटवीन टू सोर्सेस या सेपरेशन बिटवीन टू स्लेट्स। और इस कार्डबोर्ड में या सोर्स और स्क्रीन में जो डिस्टेंस होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल डी से, ठीक है। तो वही मैंने बोला, अगर सोर्स इनिशियल सोर्स यहाँ रखा होगा तो इनिशियल पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा, और अगर यहाँ रख देंगे तो इनिशियल पार्ट डिफरेंस कुछ क्रिएट नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। अगर मिड पॉइंट पे रख दिया, जीरो हो गया। अब उसके बाद क्या हो रहा है, अगेन यहाँ पे जो सोर्सेस बनी है उससे लाइट निकल रहा होगा, क्योंकि ये सेकेंडरी वेवलेट है, तो ये अपना लाइट इमिट करेगा, ये अपना लाइट वेव इमिट कर रहा है। अब इसके चलते क्या होगा, मान लो कि यहाँ से वाइट डिस्टेंस ऊपर जा करके तुम देखना चाहते हो कि इस पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते जो लाइट का जो पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है किससे होगा, मतलब इस मिड से, इसको बोलते हैं सेंट्रल पॉइंट, ठीक है। कहाँ पे है वो? स्क्रीन पे है। इस स्क्रीन पे सेंट्रल पॉइंट से वाई डिस्टेंस ऊपर या सिमिलरली वाई डिस्टेंस नीचे अगर जा रहे हो तो कितने का पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अगेन इस पॉइंट पे अगर सीधे जाओगे तो इस पॉइंट पे कितना पार्ट डिफरेंस होगा? जीरो। यहाँ पे अगर पहुंचोगे तो पार्ट डिफरेंस कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से लाइट पहुंचेगा, यहाँ से लाइट पहुंचेगा, जो डिस्टेंस होगा, जो लेंथ होगा पाथ का, वो क्या होगा? दोनों के लिए सेम होगा, देयर विल बी नो पार्ट डिफरेंस। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि हम इस पॉइंट से ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे जा रहे हैं तो कितने का पार्ट डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो हम क्या करें, कोई भी आर्बिट्री वाई ले रहे हैं और वहां से देखते हैं कि मान लो अगर थोड़ा इसको ऊपर कर दे, यहाँ से लाइट पहुंच रहा होगा इस पॉइंट पे, और यहाँ से भी लाइट पहुंचेगा इस पॉइंट पे। दोनों का पाथ लेंथ सेम है? दोनों का पाथ लेंथ सेम है कि नहीं है? नहीं है। तो ये जो डिफरेंस है ना, मान लो अगर ये पॉइंट P है तुम्हारा, अभी जो पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा उस पार्ट डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस। ये जो पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा, सोर्स बन गया, सोर्स बनने के बाद किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम अपना कंसिडरेशन ले रहे हो, मैंने इस पॉइंट को क्या नाम दिया है? पी नाम दिया है, जो कि सेंट्रल पॉइंट से कितना ऊपर है? वाई ऊपर है। तो अभी पाथ दोनों का अलग अलग हो रहा है, इसका पाथ लेंथ और इसका पाथ लेंथ क्या है? अलग अलग है, जिसके चलते पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा। और इस पाथ डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस बोलते हैं। मतलब अगर इस डायग्राम से तुमको ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस बताना है तो इट विल बी व्हाट? ज्योमेट्रिकल अच्छा सर, पाथ वो लाइट बेंड क्यों हो रहा है सर, मतलब उस बेंड होल इसलिए के हो रहा है क्योंकि अंदर? देखो, अगर प्लेन वेव जाएगा तो वो जो भी लाइट है जब भी किसी होल से पास करता है तो डिफ्रैक्शन के चलते बेंड हो जाता है। ये डिफ्रैक्शन आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये तुम्हारा प्लेन लाइट आ अच्छा। रहा था, प्लेन लाइट कहने का मतलब वेव फ्रंट क्या है? प्लेन है, मतलब सारे वेव एक दूसरे को क्या होंगे? पैरेलल होंगे। लेकिन जैसे ही स्लिट से पास होता है डिफ्रैक्शन के चलते ये क्या हो जाता है? कर्व बनेगा, और कर्व बनने के चलते अब जो लाइट रे होगा उसका डायरेक्शन किस तरीके से होगा? इस तरीके से। अब जो अच्छा। डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन, वेव फ्रंट और डायरेक्शन में क्या रिलेशन होना चाहिए? हर जगह पे 90 डिग्री एंगल। तो देखो कुछ लाइट क्या हो गया? बेंड हो गया। तो इसके चलते अगर इस रे का बात करोगे, वैसा ही एक स्लिट इधर भी है, तो इधर से एक रे उठा करके उसको मैच करा दिए, तो ये एक रे यहाँ से लिया, वो बेंड क्यों हो रहा है? डिफ्रैक्शन के चलते। वो जाके यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। ठीक है। अब हमें क्या करना था? ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस निकालना। ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस होगा, देखो सर हम लोग कौन को थीटा क्या इसमें पता रहता है? कौन सा थीटा? मतलब वो वो जो जरूरत एंगल नहीं जो पड़ेगा, बना रहे अभी सब गायब हो हैं। अच्छा। जाएगा। जो जो नोन चीजें, जो जो तुमको चीजें चाहिए वो सब यहाँ लिखा होगा। वाई डी, कैपिटल डी, इस टर्म में तुमको आ जाएगा कैलकुलेशन करके। तो S2P माइनस S1P जो होगा क्या होगा? ये पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि अब तुमको डायग्राम देख के ही पता चल रहा है कि S2P क्या होना चाहिए? ज्यादा, और ये कम है। तो दिस माइनस दिस करोगे, पार्ट डिफरेंस मिलेगा। ये तुम्हारा कैसा पार्ट डिफरेंस है? ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, मतलब उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी, स्मॉल डी और वाई के टर्म में, वो देखेंगे। लेकिन अभी जो कंसेप्ट है ज्योमेट्रिकल का, इनिशियल का और बाकी सारी चीजें अभी क्लियर कर ले। हो गया?
अब बात करते हैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस का। मान लो कि इसके रास्ते में हमने एक ये जो यहाँ पे जिस पाथ से जा रहा था यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इस पॉइंट पे एक μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और थिकनेस T1 एक प्लेट रख दिया, जो भी इसका स्लिट का था उस पर हमने क्या करा, उस पे उसको एयर नहीं रखा, क्या कर दिया, एक फिल्म से ला करके ढक दिया। और फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है, और उसका थिकनेस कितना है। सिमिलरली ऐसा कर एक को भी ढक सकता है, दो को भी ढक सकता है, डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या है। मान लो अभी हम दोनों के लिए कर रहे हैं, जनरल सिचुएशन कर रहे हैं, मतलब इस स्लिट को किससे ढक दिया, म्यू2 से ढक दिया, और थिकनेस कितना कर दिया, T2 कर दिया। अब जब स्लिट को ढकते हैं ना तो उसके चलते स्लिट को जब ढकोगे तो अब देखो पहले क्या हो रहा था ना, जब भी स्लिट को ऐसे जब लाइट को कहां से पास करना होता है, किसी मीडियम से पास करना होता है, तो एक्चुअली में अगर ये मीडियम नहीं होता तो उसको टी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता। अगर ये नहीं होता, एयर में उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता, टी। अब इस मीडियम को रखने के चलते अब उसको टी डिस्टेंस नहीं ट्रेवल करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, म्यू इंटू टी करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा पाथ इधर ही कितना ट्रेवल करना पड़ रहा है, पहले पहले उसको ये थिकनेस टी के बराबर ही पाथ डिफरेंस पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा था, लेकिन अभी ये प्लेट रखने के चलते जिसका म्यू क्या है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, टी थिकनेस है, तो अब इसी को एनालोगस करने के लिए अब उसको क्या करना पड़ेगा, म्यू2 डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। म्यू2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो इधर पाथ ऐड हुआ और इधर भी पाथ ऐड हुआ, लेकिन कितना ऐड हुआ, ऐड होगा म्यू टी माइनस टी के बराबर। ये पाथ किधर ऐड हो गया, एक्स्ट्रा पाथ इधर ऐड हुआ, पहले टी होता लेकिन इसको रखने के चलते पाथ कितना आ गया, म्यू2 हो गया, तो एडिशन कितने का हुआ, म्यू टी माइनस टी का। यानी अगर 1 के लिए देखोगे तो इट विल बी ऐसा लिख सकते हो। सिमिलरली अगर 2 के लिए देखोगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पाथ कितना ऐड हो जाएगा, म्यू2 माइनस टी2। अब इसको कॉमन भी कर सकते हो। अब देखो इन दोनों में भी मे बी डिफरेंस, ये बराबर भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर बराबर होगा तो बराबर होगा, कोई ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस नहीं है। अगर दिस इज इक्वल टू दिस, ये वैल्यू और ये वैल्यू अगर दोनों बराबर हो गया, जितना शिफ्ट ये प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही शिफ्ट अगर ये भी प्रोड्यूस करेगा, तो कोई भी ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस नहीं आएगा। क्योंकि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, तुमने एक नया ऑप्टिकल मीडियम यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अगर इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस होगा, अगर वैल्यू सेम नहीं हुई, तो उसके चलते हमें एक्स्ट्रा से किसका कंसिडरेशन करना पड़ेगा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस भी सोचना पड़ेगा। तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो होगा कितना होगा, मॉड लगा सकते हो, इट विल बी μ1 T1 कॉमन करो, T1 μ1 माइनस 1 माइनस T2 माइनस 1। अब इसको भी जीरो कर सकते हैं, ये तुम्हारे हाथ में। ये जब जीरो, ये कब जीरो होता है, ओ पे। जब सर कहा जब जाओगे मिड पॉइंट हमेशा पे आएगा, हाँ ओ मतलब पे मिड जाओगे पॉइंट। तब जीरो होगा। बाकी कोई ऐसा लोकेशन नहीं होगा जहां पे तुम इसको जीरो कर सको। तो ये जीरो करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसको जीरो करने के लिए हमेशा लाइट को कहाँ फॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे, तभी पार्ट डिफरेंस जीरो हो सकता है। ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस हमारे हाथ में अगेन नहीं है, लेकिन ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस अभी भी हमारे हाथ में है। ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस को हम जीरो कर सकते हैं। कैसे, एक ऐसा रिलेशन ले लेंगे जिसमें ये और ये दोनों वैल्यू क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अगर ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस जीरो करना है, या तो लगाओ ही मत, नहीं लगाओगे तो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस का कंसेप्ट ही नहीं आएगा। अगर यहाँ पे हम थीन फिल्म ये नहीं लगाते और ये फिल्म यहाँ नहीं लगाते, ऑप्टिकल पाथ का कंसेप्ट नहीं आता, तो वो सोचना भी नहीं होता। लेकिन अगर लगा हुआ है और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जीरो है, इसका मतलब क्या है, ये जो दोनों वैल्यू ये क्या होनी चाहिए, बराबर। तो अच्छा, मतलब जैसे ऊपर वाला स्लैब है उसमें थिकनेस बढ़ा दिए और हाँ, नीचे वो वाले का डिपेंड थिकनेस करता है कम ना, है तो म्यू1 उससे म्यू2 का कॉम्बिनेशन क्या जीरो। है, टी1 हाँ टी1, सर। वो अभी लिख दे रहे हैं ना, समझ में आ जाएगा। तो अगर इफ ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज जीरो, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जीरो है, इसका मतलब T1/T2 जो होगा कितने के बराबर हो जाएगा, म्यू2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू1 माइनस 1। ऐसा कॉम्बिनेशन अगर बन रहा है तो स्लिट लगा करके देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है,
सर अगर पाथ डिफरेंस 0 हो जाता है तो उससे क्या होता है? कौन सा पार्ट डिफरेंस जीरो? मतलब जैसे कोई भी मतलब ज्योमेट्रिकल टोटल पाथ पार्ट डिफरेंस हो। डिफरेंस वो हाँ। मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे। जिस अच्छा। पॉइंट पे भी अगर पहुंच रहे हो और वहां पे पार्ट डिफरेंस जीरो हो गया तो उस पॉइंट पे क्या बनेगा? पार्ट डिफरेंस जीरो कहने का क्या मतलब? जैसे डेल्टा एक्स जीरो है तो डेल्टा एक्स जीरो कहने का क्या मतलब होता है? मैक्सिमम बनेगा वहां पे। ठीक है, क्योंकि डेल्टा एक्स जब इस टर्म में होता है एन लेमडा के टर्म में होता है तो वहां पे क्या मिलता है हमेशा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस, जहां एन की वैल्यू अगर जीरो पुट करोगे तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? तो वहां पे क्या मिलेगा तुमको? मैक्सिमम मिलेगा। इसलिए इस पॉइंट पे हाँ पहुंचते पहुंचते ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस जीरो हो जाता है। मतलब अगर इनिशियल पार्ट डिफरेंस गायब है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कुछ नहीं है, तो इस पॉइंट पे हमेशा क्या बनेगा? इफ देयर इज नो इनिशियल पाथ डिफरेंस और देयर इज नो ऑप्टिकल पाथ मैक्सिमम। डिफरेंस तो पॉइंट ओ पे हमेशा क्या बनेगा? मैक्सिमम बनेगा। तो सबसे कॉमन जो हम पढ़ते हैं ना, जिस सारी चीजें डिराइव करते हैं, उसमें हम जो पढ़ते हैं वही कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसमें इनिशियल पार्ट डिफरेंस का कंसेप्ट गायब होता है और ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस का कंसेप्ट गायब होता है। जो भी डेरिवेशन में जो तुम फॉर्मूला रट के रखे हो ना, उस केस में हमें क्या दिखता है? बस ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस वाला ही कंसेप्ट होता है। आ रही बात समझ में? तो ये सारी जो चीजें ना, अगेन नीट के परस्पेक्टिव से अगर देखोगे तो बहुत कम इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे लिए सवाल जो है थोड़ा आसान आसान पूछता है, लेकिन अगर एडवांस और एडवांस के सिलेबस में है और जे मेंस के सिलेबस में उधर से क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं। ठीक, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा वाईडीएससी का एक्सपेरिमेंटल जो हम डेरिवेशन करेंगे ना, उसमें हम कुछ इस तरीके का डेरिवेशन करेंगे। ये कहाँ रखा हुआ होगा? मिडिल पॉइंट पे। और उससे रिलेटेड सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। सोर्स S1, ये सोर्स S2, लाइट यहाँ से गया, कोई पार्ट डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन अगर पॉइंट पी पे तुम पहुंच रहे हो तो यहाँ से जब लाइट यहाँ पहुंचेगा और इधर से इधर पहुंचेगा, तो अब तुम्हें क्या दिखेगा? ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस दिखेगा। और ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस ही खाली हम कैलकुलेट करेंगे, यानी ये सारी चीजें ठीक है। ठीक है, मिडिल पॉइंट पर रखा, इनिशियल गायब हो गया, कोई स्लैब इधर नहीं लगा हुआ है तो ऑप्टिकल गायब। यानी अभी जो भी पार्ट डिफरेंस आएगा वो किसके चलते आएगा? ज्योमेट्रिकल के चलते आएगा। और इसी के लिए हम डिराइव करना चाहते हैं कि पार्ट डिफरेंस कितना आएगा और एन लेमडा के बराबर होगा तो किस तरीके से वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसके चलते हमको मैक्सिमम मिनिमम मिल सकता है। और फिर उसी के रेस्पेक्ट में हम फ्रिंज विड्थ या एंगुलर फ्रिंज विड्थ देखते हैं। तो देखो, अगर यहाँ से एक लाइन खींचोगे परपेंडिकुलरली तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या हो जाएगा? बराबर। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचते हो तो ये लेंथ और ये लेंथ तुम्हारा क्या हो गया? बराबर हो गया। यानी ये जो डिस्टेंस है, दिस इज योर पार्ट डिफरेंस। ये जो डेल्टा एक्स है यही क्या है? तुम्हारा पार्ट डिफरेंस है। मतलब यही लेंथ क्या रेगुलेट करेगा कि वाई पे मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा, तो तुमको यही कैलकुलेट करना है। आ रही बात समझ में? अब ये कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ज्योमेट्री का यूज करेंगे। जो भी ज्योमेट्री, अब जिसमें क्या क्या दिया होगा समझ लो, इसमें तुमको क्या क्या दिया होगा देख लो। ये है तुम्हारा टी और ये है तुम्हारा कैपिटल डी। अब इस स्मॉल डी और कैपिटल डी और साथ ही साथ एक और क्वांटिटी यूज होता है जिसको क्या बोलते हैं? ये जो चीजें है स्मॉल डी और कैपिटल डी, इसी के टर्म में हमें डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, क्योंकि यही दो चीजें तुमको क्या देगा? पता करके रखेगा। तो जो सारी क्वांटिटीज आएंगी वो इस टर्म में, इस टर्म में और इस टर्म में, क्योंकि ये वाई की वैल्यू है ना, ये भी डेल्टा एक्स को चेंज करेगा। डेल्टा एक्स किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? स्मॉल डी पे, कैपिटल डी पे और वाई पे। क्योंकि वाई अगर यहाँ पे होता तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कुछ और होती। तो मतलब हमें रिलेशन बताना है किसका? डेल्टा एक्स डी डी वाई का। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए ज्योमेट्री का यूज करना पड़ता है। ज्योमेट्री से कैलकुलेट करोगे हो जाएगा। उसमें दो ट्राइंगल लेंगे। दो ट्राइंगल कहने का मतलब, एक ये ट्राइंगल है तुम्हारा पी एस वन एम, ये एक ट्राइंगल है। दूसरा ट्राइंगल क्या बन रहा है? यहाँ से ये बन रहा है। अब इस ट्राइंगल में देखोगे ना, ये एन है। तो इस दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीजें तुमको पता है पहले देखो। नीट वाले नहीं छापेंगे, नीट वाले बस समझ लो। जो 12th में अभी पढ़ रहा है, क्लास जो कर रहा है वही ये करेगा, समझेगा और लिखेगा भी। देखो इसमें क्या हो रहा है, अगर इस ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल S1 P और M, S1 P और M में जो SP है वो क्या है? सर SP क्या है तुम्हारा? हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस। हाइपोटेनस है। तो S1 P का स्क्वायर बराबर किसके होगा?
दिस स्क्वायर सर क्या, एसएम का स्क्वायर प्लस पीएम का स्क्वायर। ठीक है। और ये जो वैल्यू है ना, ये ध्यान से देखना, सेंटर पे अगर रखोगे तो ये वैल्यू d/2 होगी। अगर इसको हाँ यूज सर, करो, हाँ सर, ये तुम्हारा क्योंकि वो सेंट्रल पूरा लाइन है, डी तो है। ये हाँ कितना हो सर। जाएगा d/2। तो d/2 ये है, तो ये लेंथ कितना होगा, y माइनस d/2, वाई ठीक माइनस है डी ना। बाई टू। पहले तो एस पी, अगर S1P लिख रहे हो तो इट विल बी S1m² प्लस क्या लिखिए MP² होगा। अब S1m जो है वो उसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल डी, तो हाँ सर, कैपिटल डी हो जाएगा तुम्हारा, तो d² प्लस, और क्या लिखेंगे, ये जो वैल्यू रखोगे ये क्या कितना होगा, y माइनस वाई माइनस डी बाई टू। d/2 का होल स्क्वायर, देख सकते हैं इसमें। अब इसी का रूट ले लोगे वो हो जाएगा। सिमिलरली अगर S2P कैलकुलेट करना चाहते हो इन ट्राइंगल S2P, और कौन सा N, इसमें अगर देखोगे तो S2P सर स्क्वायर जो वाई होगा प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, बस वही चेंज है। d² प्लस प्लस y वाई प्लस प्लस d/2 होगा, डी बाई टू। हाँ सर। ठीक है। इसी दोनों का डिफरेंस लेना है, लेकिन डिफरेंस लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ कुछ अजम्पशन लेना पड़ता है, क्योंकि जो वैल्यू है ना, अगर देखोगे स्मॉल डी कैपिटल डी के रेस्पेक्ट में क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा। स्मॉल डी जो है वो कैपिटल डी के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो वो सारे अजम्पशन लेके हम सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे अगर पहली बात तो अगर तुमको SP² मिला है तो रूट करोगे इसका, अगर यहाँ से क्या देखोगे, यहाँ से मिलेगा S1P विल बी d² प्लस y माइनस d/2 इसका होल स्क्वायर, और इसका पावर हाफ, ये होगा। सिमिलरली अगर हाँ ये सर। देखोगे तो S2P जो होगा इट विल बी d² प्लस y माइनस या y सॉरी y प्लस d/2 स्क्वायर, और इसका भी पावर क्या होगा, हाफ होगा। अब हाफ वाला कंसेप्ट तुमको पता है कि ये चीज को हम कहाँ घुसा सकते हैं, इधर पावर को कहाँ रख देते हैं, अंदर रख सकते हैं। जो भी पावर है तुम्हारा वो कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो इसके रेस्पेक्ट में ये जो वैल्यू है क्या है, बहुत छोटा है, इसके बहुत रेस्पेक्ट में छोटा। ये वैल्यू जो है वो बहुत ही छोटा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बाहर करोगे तो वो पावर कोफिशिएंट सा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा तो कॉमन डिफरेंस निकालोगे, तो ये टर्म अपने आप कैंसिल, बचेगा क्या तुमको, ये सारी चीजें। तो उसके पहले तुम क्या करोगे, d² को कॉमन कर लो, अब यहाँ से हाँ ठीक है, S1P जो है d² को कॉमन कर रहे हो तो बचे क्या, 1 प्लस पूरा ये जो टर्म है y माइनस d/2 डिवाइडेड बाई कैपिटल डी इसका होल स्क्वायर, और इसका पावर कितना है, हाफ, ये बचेगा। वैसे ही अगर S2P लिखोगे तो S2P विल बी d² 1 प्लस y प्लस d/2 डिवाइडेड बाई d इसका होल स्क्वायर, और इसका पावर हाफ। अब इस हाफ को कहाँ कर सकते हैं, अंदर, हाफ को अंदर कर लो, फिर डिफरेंस ले लो। तो जब डिफरेंस फाइनली लोगे तो तुम्हारे पास क्या सर वो बचेगा, हाफ क्या डी स्क्वायर पे नहीं लगेगा, मतलब डी स्क्वायर पे भी तो वो हाफ लगना चाहिए ना, मतलब d² से पावर। हाफ आएगा तो वो खत्म हो हाँ डी। हाँ जाएगा, ये वही। d बस बाहर आएगा, जो कॉमन कर लिया तो d बस बाहर आ रहा है, वो ठीक। ये लिखे हो ना ये सब, 12th वाले खाली लिखे, हाँ तुम सर, लोग को हाँ लिखने सर, की जरूरत नहीं, हाँ सर लिख लिया। क्योंकि उनसे ये पूछ देता है डेरिवेशन, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, फाइनल रिजल्ट जो आएगा वही याद रखना। अब पार्ट डिफरेंस होगा वो क्या होगा, अगर डेल्टा एक्स तुम्हें निकालना है तो डेल्टा एक्स विल बी S2P माइनस S1P, जो डिफरेंस आएगा डेल्टा एक्स, ये जो डेल्टा एक्स आ रहा है ये किसके चलते आ रहा है, दिस माइनस दिस। तो तुमने ये हाँ कैलकुलेट कर सर। लिया, ये कैलकुलेट कर लिया, पुट करोगे तो इट विल बी d 1 प्लस 1/2 y प्लस वो सारी चीजें, फिर यहाँ पे माइनस करोगे, इसका पावर क्या होगा, पावर तो हमने अंदर कर लिया, ठीक है। बाकी वाला टर्म लिखोगे तो फाइनल जो डेल्टा एक्स आएगा, तो कैलकुलेशन करने के बाद, अजम्पशन लेने के बाद, तो डेल्टा एक्स आता है वो कितना आता है, याद है किसी को, वाई डी बाई कैपिटल डी। वाई डी बाई कैपिटल डी। जब इस सबको सिंप्लीफाई करोगे, जो भी टर्म ये वाला वैल्यू अजम्पशन पुट करने के बाद जो डेल्टा एक्स आएगा वो कितना आएगा, वाई डी बाई डी। देखो डिपेंड कर रहा है वाई पे, डी पे, लेकिन इस पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, जो पाथ है ना वो क्या कर रहा है, इस पे इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये बढ़ाओगे ना, अगर इसको मैं इधर खींचूंगा, इसको अगर खींचूंगा तो डेल्टा एक्स क्या होगा, घटेगा,
क्योंकि वो अगर खींच रहे हो तो y की वैल्यू अगर कांस्टेंट रख रहे हो, इधर खींच रहे हो, तो उसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, एंगल घटेगा, एंगल घटेगा तो पार्ट डिफरेंस भी क्या होगा, घटेगा। तो डेल्टा एक्स किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहे हो वो देख लो। डेल्टा एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, डेल्टा एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल डी, और स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी सेपरेशन बिटवीन, वो सेपरेशन बिटवीन होल्स। स्लिट्स, हाँ स्लिट्स हाँ या सोर्सेस बोल सकते हो, ठीक है। और अगेन कैलकुलेशन कर लेना तुम लोग। अगेन यहाँ से डेल्टा एक्स जो आएगा इट विल बी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी, और मतलब कैपिटल डिस्टेंस टी है बिटवीन क्या स्लिट तुम्हारा, और हाँ स्लिट और सेपरेशन स्क्रीन के बिटवीन, बीच का वही डिस्टेंस। ठीक है ना। क्योंकि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है ना कि मान लो हम डी को 2 टाइम्स कर दिए या फिर स्क्रीन का जो डिस्टेंस है उसको आधा कर दिए, तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए ये चीज अगर भूल भूल जाओगे, तो अगर स्क्रीन को डबल कर दे रहा है और पूछ रहा है कि मान लो वाई ऊपर पहले मैक्सिमा बन रहा था, तो अगर स्क्रीन को 2 टाइम्स से रिड्यूस पास ला दिए, तो अब बताओ वहां पे मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा। तो फिर अगर तुम्हें पाथ डिफरेंस का कंसेप्ट पता है, पाथ डिफरेंस किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, तो तुम बता सकते हो। तो पाथ सर डिफरेंस तो मतलब मेन, ऐसा क्वेश्चन पूछता है क्या जेई मेन में, हाँ पूछ मतलब सकता है, ऐसे डायरेक्ट जेई टाइप? हाँ हाँ पूछता है, कभी कभी इस पूरे अपरेटस को पानी में डाल देता है, पूछा हुआ है पिछले हाँ सर, साल भी। ऐसा टाइप का तो सर देखा था सर, पानी हाँ वाला क्वेश्चन। ठीक है। अब जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स अगर तुमने कैलकुलेट कर लिया, डेल्टा एक्स कैलकुलेट होते ही हमें बाकी सारा कंडीशन पता चल जाएगा। क्योंकि डेल्टा एक्स अगर वाई स्मॉल डी बाई कैपिटल डी है, तो यहाँ पे अगर डेल्टा एक्स एन लेमडा के बराबर होगा तो उन सारे पॉइंट पे क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यानी इसको हटा दे, फॉर मैक्सिमा या फिर फॉर ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज अगर तुम्हारे पास है, ये जो डेल्टा एक्स होता है वो कितने के बराबर होता है, एन लेमडा की। और डेल्टा एक्स जस्ट हमने कैलकुलेट करा, डेल्टा एक्स क्या है तुम्हारा, वाई स्मॉल डी डिवाइडेड बाई एन लेमडा के बराबर होना चाहिए। यानी जो वाई होगा, वाई की वैल्यू अगर एन लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी है, इन सारे पॉइंट पे तुमको क्या मिलेगा, इन सारे पॉइंट के लिए तुमको मिलेगा मैक्सिमा या फिर ब्राइट फ्रिंज। ठीक है। जहां एन कहां से स्टार्ट करेंगे, एन 0 1 2 3 एंड सो ऑन, या फिर -1 भी हो सकता है, तो प्लस माइनस और प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों लगा रहा है, नीचे, क्योंकि ये ऊपर गए तो पॉजिटिव वॉय लिया, नीचे गए तो नेगेटिव वॉय। तो 1 के लिए भी हो सकता है मैक्सिमा और -1 के लिए भी क्या मिल सकता है, मैक्सिमा। क्योंकि पैटर्न जो बनेगा ना इस तरीके का, ये अगर ब्राइट फ्रिंज है तो इसके ऊपर क्या होगा, डार्क, फिर तुमको क्या मिलेगा, ब्राइट। लेकिन वही चीज नीचे भी तो हो रहा है, अगर ये सेंट्रल मैक्सिमा है तो ऊपर जाओगे फर्स्ट मैक्सिमा, नीचे जाओगे उतना ही डिस्टेंस से तो अगेन एक मैक्सिमा मिलेगा विच इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, फर्स्ट मैक्सिमा। उसको भी फर्स्ट ही मैक्सिमा बोलते हैं क्योंकि वो -1 से मिला। ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स के लिए तुमको क्या मिल रहा होगा, इन सारे पॉइंट के लिए मैक्सिमा मिलेगा। मतलब y अगर कब पोजीशन चेंज करोगे, y का वैल्यू कितने के बराबर है, लेमडा डी बाई डी के बराबर, तो उस केस में तुमको क्या मिलेगा, फर्स्ट सर मैक्सिमा। इस एक्सपेरिमेंट में सर वो फ्रिंज क्या हम लोग को वो पॉइंट पी पे मिलेगा क्या? फिर से बोलो, सर वो फ्रिंज जो है मतलब वो क्या पॉइंट पी पे मिलेगा? फ्रिंज पॉइंट पी पे, पॉइंट पी कहीं भी हो सकता है ना, इधर पॉइंट पी कहीं भी हो सकता है। अच्छा। पॉइंट हाँ पी चेंज करोगे तो क्या चेंज होगा, y। वाई। अगर हाँ सर। y इस वैल्यू को फॉलो कर रहा है, y अगर किसको फॉलो कर रहा है, एन लेमडा डी बाई डी को फॉलो कर रहा है, तो हर एक पॉइंट पे क्या मिल रहा होगा, ब्राइट फ्रिंज फ्रिंज। मिलेगा। हाँ। अगर इसको फॉलो नहीं करेगा तो फिर वहां पे क्या मिलेगा, डार्क। लेकिन डार्क के लिए कंडीशन क्या है कि फॉर, अगर तुमको डार्क चाहिए, फॉर डार्क फ्रिंज, अगर तुम्हारे पास डार्क फ्रिंज है तो डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, 2n + 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है। और डेल्टा एक्स जस्ट हमने कैलकुलेट करा है, दिस डेल्टा एक्स इज ओनली ड्यू टू
ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस, क्योंकि अभी हमने कोई कंडीशन नहीं रखा है, किसके चलते खाली है ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस। तो ये अगेन y स्मॉल d डिवाइडेड बाय कैपिटल D बराबर होंगे 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, यानी y की वैल्यू कितनी होगी अब, y की वैल्यू 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाई 2d। अगर ऐसा कुछ रिलेशन है, ठीक है, तो इन सारे पॉइंट पे तुमको क्या मिलेगा, सारे पॉइंट पे तुमको डार्क फ्रिंज मिलेगा। अगर y की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो इन सारे पॉइंट के लिए तुमको क्या मिल रहा होगा, डार्क फ्रिंज मिलेगा। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा याद रखने के लिए फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, क्योंकि अगर इसमें जीरो रखोगे ना तो कौन सा फ्रिंज मिलेगा, जीरो रखोगे तो फर्स्ट फ्रिंज मिलेगा, फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिलेगा। तो इसको ऐसे याद रखेंगे कि अगर वन रखे तो पहला डार्क फ्रिंज मिले, तो इसको क्या कर रहे हैं, अगर माइनस करते हैं यहाँ पे तो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये बस ऑड मल्टीपल्स आना चाहिए। तो ऑड मल्टीपल्स आने के लिए माइनस करो या प्लस करो फर्क नहीं पड़ रहा है, 2n में से -1 करो या +1 करो, वो हमेशा ऑड ही देगा। तो हम अब इसको चेंज क्यों कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर n इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो ये पहला मिनिमा देगा, जो कि ऑड थोड़ा याद करने में होगा, क्योंकि n इक्वल्स टू 0 रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, पहला मिनिमा मिल रहा है। तो हम उसको ऐसे क्यों याद रखेंगे, हम याद रखेंगे कि अगर n इक्वल्स टू 1 रखे तो ये क्या दे दे, पहला मिनिमा दे दे। इसलिए फॉर्मूला में क्या करे, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करे कि जो प्लस था उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब 1 की वैल्यू, यहाँ n की वैल्यू 1 रखो, क्या मिलेगा, इधर कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि इधर n 0 रखोगे ना तो क्या मिलता है, सेंट्रल, सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है। n इक्वल्स टू 1 रखोगे तो क्या मिलता है, फर्स्ट मैक्सिमा है। नोमेन जो है वो थोड़ा अलग है, तो ये फर्स्ट मैक्सिमा इस तरीके से। लेकिन इधर क्या है कंडीशन, इधर कंडीशन है कि तुमको सेंट्रल मिनिमा तो मिल नहीं रहा है, तुमको सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है। तो सेंट्रल मिनिमा अगर नहीं मिलेगा तो डायरेक्टली तुमको कौन सा मिनिमा मिलेगा, फर्स्ट मिनिमा। वो याद रखने के लिए हम यहाँ पे बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, जहाँ 1 n क्या होगा 1,2,3 और साथ ही साथ प्लस माइनस के लिए भी होगा अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो जब फॉर्मूला याद रखना तो करोगे तो थोड़ा सा क्या करोगे, मॉडिफिकेशन करके याद रखोगे, ताकि डायरेक्ट रिजल्ट तुमको दिख जाए। क्योंकि अगर सवाल में पूछ रहा फाइंड द फिफ्थ मिनिमा, तो सीधे क्या पुट कर दोगे, n इक्वल्स टू 5, आंसर आ जाएगा। और नहीं तो अगर n प्लस 1 करके रखोगे तो क्वेश्चन में पूछेगा फिफ्थ, तो तुमको क्या रखना पड़ेगा, वहां पे 4 रखना पड़ेगा, एक कम करके। तो वो दिमाग से कंफ्यूजन ना हो, इसलिए इस टर्म में फॉर्मूला याद कर लो। सर तो वो जो आप कल लिखवाए थे उसमें भी क्या मॉडिफाई कर नहीं ले नहीं, इधर -1? यार जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद, जहाँ डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज रटना है ना, उस हाँ तरीके सर। से फॉर्मूला ये याद रखिए। अगर तुमसे पूछ दिया कि द पॉइंट या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर फिफ्थ डार्क फ्रिंज विल बी देयर, इस तरीके से सवाल आता है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा वेयर फिफ्थ डार्क फ्रिंज विल फॉर्म, तो यहाँ क्या करोगे, सीधे n इक्वल्स टू 5 रख देंगे। उधर जो पढ़ाए थे ना वो उधर रहने दो, उधर मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उधर मॉडिफिकेशन का जरूरत नहीं पड़ रहा था, वो डायरेक्टली आ जा रहा था। इंटरफेरेंस का जो रिलेशन है उसमें मॉडिफाई मत करना, वो सही है। बस डार्क फ्रिंज से रिलेटेड जो फॉर्मूला होगा या ब्राइट फ्रिंज से जो रिलेटेड फॉर्मूला होगा उसको इस तरीके से रटेंगे। हाँ हाँ हाँ, कौन सा ये अलग आ रहा है, अगर माइनस अगर रख रहे हो तो कितना आ रहा है, एक मिनट, -1 रखोगे -3 लैम्डा d बाई 2d ऐसा आ रहा है। और अगर 1 1 रख रहे हो तो हाफ लैम्डा डी बाई, लेकिन मतलब इसका एक सीधे नीचे वाले में एक जंप हो रहा है, जंप हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस मत करो, ये वाला माइनस रहने दो। अगर उल्टा वाला में पूछ रहा होगा तो सीधे इधर माइनस लगा देना, वो y के रेस्पेक्ट में बता दे,
हमेशा सीधे 1 2 3 याद रखना। इस वाले में दिक्कत नहीं होगा, इस वाले केस में दिक्कत नहीं होगा, उधर रख सकते हो। सर -3 या फिर -1 जो है वो मतलब कौन सा नहीं केस है, मतलब देखो देखो नीचे आ दिक्कत रहा है ये क्या है ना पी? कि n 1 के लिए क्या मिलना चाहिए, n अगर 1 फर्स्ट रख रहे हैं मिनिमम। तो फर्स्ट मिलना चाहिए, मतलब y हाँ सर। पॉजिटिव ऊपर की तरफ, ये सेंट्रल लाइन है, यहाँ से ऊपर अच्छा। जाओगे तो फर्स्ट क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। n 1 हाँ पुट कर सर। रहे हैं, लेकिन n-1 अगर पुट कर रहे हो ना तो तो y की नीचे जो की वैल्यू तरफ वो में। 3 टाइम्स हो जा रही है। y 3 टाइम्स होने का मतलब है कि ये सीधे कहाँ चला गया, एक मिस कर गया, इसलिए नीचे वाले फॉर्मूला में अगर इधर से याद रखोगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए नीचे अगर नीचे पूछ रहा होगा ना तो ये जो वैल्यू याद रखेंगे वो किस तरीके से याद रखेंगे, रिजल्ट ये याद रखो, अगर नीचे पूछ रहा हो तो माइनस लगा देंगे, ऊपर या नीचे। इस वाले में दिक्कत नहीं था ना कोई, इस वाले में ठीक है। लिखना नेक्स्ट, विड्थ ऑफ विड्थ ऑफ फ्रिंज कहने का मतलब कोई भी फ्रिंज डार्क लिखो या ब्राइट लिखो, कुछ ऐसा है यहाँ पे स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ, यानी सारे फ्रिंज जो होंगे उसका वेट क्या होगा, सेम होगा, भले डार्क हो या ब्राइट हो, सबका जो वेट होगा क्या होगा, सेम होगा। अब जो वेट होता है ना, वेट निकालने के लिए वेट को अगर बीटा से शो करते हो या डब्ल्यू से शो करते हो, डब्ल्यू से अगर शो कर रहे हो तो इसका मतलब होता क्या है, वाई एन प्लस 1 माइनस वाई, ठीक है। एक ऊपर वाला जो है, अब इसमें देखो क्या हो रहा है कि पट्टी बने रही है ऐसे, ये ब्राइट फिर डार्क, उसके बाद फिर क्या बनेगा, ब्राइट। तो ये जो थिकनेस, ये जो वेट था, ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डब्ल्यू निकालने के लिए तुम अगर इसका जो वैल्यू आ रहा है और इसका जो वैल्यू आ रहा है उसमें से इसके लिए अगर यहाँ पे सेंट्रल है तो ये अगर तुम्हारा y1 है तो ये क्या होगा, y2, ये y1 है, ये y1, तो ये क्या होगा y2। इन दोनों के बीच में जो गैप बनेगा उसी गैप में क्या बनना होगा, डार्क। या अपोजिट वे से भी सोच सकते हो कि दो डार्क के बीच में क्या बनेगा, एक मैक्सिमम बनेगा, एक ब्राइट बनेगा। तो अगर तुमको विड्थ निकालना है, थिकनेस निकालना है, कितना थिकनेस का पट्टी बन रहा है, तो क्या करोगे, एक आगे वाले डार्क में से या एक आगे वाले ब्राइट में से एक पीछे वाले ब्राइट को घटा देंगे, एक आगे वाले ब्राइट में से क्या कर देंगे, एक पीछे वाले ब्राइट को घटा देंगे, तो गैप मिल जाएगा तुमको। और वो जो गैप मिलेगा, दैट गैप विल बी व्हाट, फ्रिंज विड्थ, जो दोनों के लिए हो सकता है, ब्राइट के लिए भी और डार्क के लिए भी, क्योंकि यहाँ जो थिकनेस होता है डार्क फ्रिंज का या ब्राइट फ्रिंज का वो क्या होता है, सेम टू सेम होता है। सो वाई फॉर्मूला कोई भी रख सकते हो, ब्राइट फ्रिंज का भी रख सकते हो, डार्क फ्रिंज का भी रख सकते हो, कौन सा रखना सिंपल होगा, ब्राइट का रख लो तो n+1 लेमडा डी बाई स्मॉल डी माइनस n लेमडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, कितना आएगा, लेमडा डी बाई, हो गया। नेक्स्ट लिख लो, एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एक फ्रिंज विड्थ याद रखना होता है और दूसरा एंगुलर फ्रिंज विड्थ याद रखना होता है। तो अगर फ्रिंज विड्थ है ये, अब देख लो फ्रिंज विड्थ किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पे, डी पे, डी जो स्क्रीन का ये है और स्लिट का जो गैप है वो, मतलब ये लेमडा लिख सकते हो, लेमडा यहाँ क्या है, वेवलेंथ है, तो लाइट यूज कर रहे हो उसका वेवलेंथ, डी और स्मॉल डी के बारे में बता चुके। अब बात करते हैं एंगुलर वेवलेंथ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, पट्टी बन रही थी, ये जो पट्टी बन रही है इसका वेट हमें पता है, वेट इसका कितना है, डब्ल्यू है। अगर ये ब्राइट फ्रिंज है तो इसका जो वेट होगा कितना होगा,
W होगा, तो जस्ट हमने कैलकुलेट करा। अब यहाँ से जो सेंट्रल लाइन है, ये सोर्स S1 और ये सोर्स S1 और ये सोर्स है तुम्हारा S2, ये एंगल फॉर्म कर लोगे इसके सेंट्रल पॉइंट पे अल्फा, या फिर उसको बीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बीटा एंगल फॉर्म कर रहे हो। तो ये जो एंगल जो सेंटर लाइन पे फॉर्म कर रहा है ना, ये जो फ्रिंज है, ये जो फ्रिंज है, ये एंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पे सेंटर लाइन पे, विच इज बीटा, और इसी बीटा को हम क्या बोलते हैं, इस बीटा को बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो अगर बीटा लिखना है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ बीटा जो होगा इट विल बी सिंपली W/T। W जो होगा वो क्या होगा, W विड्थ। इसको कैसे निकालना है, ये तुम्हारा रेडियस एक तरीके से मान सकते हो कि ये क्या है तुम्हारा रेडियस, हो रेडियस की वैल्यू कितनी है T के बराबर, और ये एक सरकमफेरेंस मान सकते हो, सरकम आर्क लेंथ, ये W क्या है तुम्हारा आर्क लेंथ, क्योंकि ऐसे सर्कल होता, ये सेंटर है, तो यहाँ से अगर ये वैल्यू L है और ये रेडियस R है, तो हम क्या लिख सकते थे, थीटा क्या होता था थीटा L बाई आर। L by R, सिमिलरली हाँ अगर सर। इसको आर्क लेंथ कंसीडर करके करो, वैल्यू बहुत ही छोटा है, मतलब इनफाइनाइटली लार्ज रेडियस का एक सर्कल बन रहा है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं W के बाई T, और W जस्ट हमने कैलकुलेट करा है, तो बीटा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा लैम्डा बाई T। अब इसमें देखोगे ना तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल डी, ये जो बीटा है ये क्या है तुम्हारा कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो कभी कभी इसमें सवाल पूछ देता है कि अगर स्क्रीन को आधा कर दे, स्क्रीन को क्या कर दे, आधा डिस्टेंस कम कर दे, मतलब D/2 कर दे, तो पूछता है कि फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रिंज में, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, विड्थ एंगुलर विड्थ पे फर्क पड़ेगा, लेकिन सॉरी फ्रिंज विड्थ पे फर्क पड़ेगा, लेकिन एंगुलर फ्रिंज विड्थ पे नहीं पड़ेगा। तो इसमें लिख देना, नोट में लिख लो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ independent of capital D. सो YDSC तुम्हारे सिलेबस में फ्रीनल बाई प्रिज्म है नहीं, किसी के भी सिलेबस में, भले वो IIT हो या फिर नीट हो, तुम्हारे मॉड्यूल में दिया हुआ है, ठीक है, आसान है वो भी, अब सिलेबस में नहीं है तो फिर क्यों पढ़ना, सर उसमें इस पे ज्यादा कुछ क्वेश्चन तो फिर अटेम्प्ट करेंगे क्या, फिर मतलब अगर क्वेश्चन रहेगा तो मतलब क्वेश्चन शीट अटेम्प्ट, में। देखो क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करना है ना तो फॉर्मूला थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। इसमें होता क्या है कि जो मेन चीज है ना, बेसिक जो है यही से आता है, जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किसने करा था, यंग्स ने ही करा था, बाकी लोगों ने फिर उसके बाद अपना अपना दिमाग लगाया, फिर बोला कि हम दूसरे तरीके से भी इंटरफेरेंस शो कर सकते हैं, क्योंकि डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड कर दो या डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट कर दो और दो सोर्स बन जाएगा, उससे इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो इसने क्या करा ना, ये जो भी था उसने करा एक बाइक प्रिज्म यूज करा, और प्रिज्म से एक यहाँ पे क्या करा सोर्स रखा, इस सोर्स से क्या होता है कि इसके चलते जब भी प्रिज्म रखोगे तो लाइट का क्या डेविएशन प्रोड्यूस होगा, लाइट डेविएशन प्रोड्यूस होगा ना, तो एक्चुअली में ये दो सोर्स फील होता है, ये एस रख रहे हैं तो क्या बनेगा तुम्हारा S1 और S2, दो सोर्स फील होगा, और ये जो दोनों सोर्स होंगे अब इसके पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ये बन किससे रहा है, मतलब इस S1 का दो इमेज बना, सॉरी इस S का कितना इमेज बना, दो इमेज S1 और S2। तो अभी जो ये जो लेंथ है ना, अभी ये D हो गया तुम्हारा, अभी D क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया, और अगर इस सोर्स को A डिस्टेंस दूरी पे रखा, ये तुम्हारा A डिस्टेंस है, और इसके सामने B डिस्टेंस पे उसने रखा था स्क्रीन, क्या करा सोर्स प्रिज्म स्क्रीन, इसमें क्या होता है ये सारी चीजें स्क्रीन होगा। अब ये जो चीज है ना, यही चीज पिछले वाले केस में किससे रिप्लेस था, स्लिट से, तो स्लिट से। यंग डबल स्लिट होता है, उसने प्रिज्म की जगह क्या करा, एक कार्डबोर्ड रखा, दो होल कर दिया, तो सिंगल सोर्स से दो सोर्स बन गया था उसमें भी, लेकिन इसने थोड़ा अलग तरीके से इसने रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट यूज करा, क्योंकि अगर लाइट यहाँ से जाएगा, लाइट जा रहा है तो वो डेविएट होता है, अब वहां पे जब स्क्रीन पर पहुंचेगा ना तो उसको ऐसा फील होगा कि यहाँ से नहीं आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है और
इधर से आ रहा है, उसके बाद इंटरफेरेंस होगा, किताब में डायग्राम है देख सकते हो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये डी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डी चाहिए, क्योंकि हमें जस्ट एक्स देखा, एक्स क्या होता है बताओ, एक्स की वैल्यू क्या होती है, वाई डी स्मॉल डी बाई बाई कैपिटल डी, स्मॉल डी कैपिटल बाई डी, यही कैपिटल डी। होता है ना। तो अगर ये सेंटर लाइन है तुम्हारा, ये तुम्हारा सेंटर लाइन है, तो यहाँ से वाई ऊपर जाओगे, तुम्हें यही रिलेशन याद रखना होता है। लेकिन इधर डी और ये कैपिटल डी देखोगे, तो डी जो होता है ना, डी और कैपिटल डी तो आराम से तुमको दिख रहा है, कैपिटल डी कितना होगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी, ये सिंपल है, ए प्लस बी के बराबर होगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यू याद रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिमाग कहाँ लगाना होता है, ये डी निकालने के लिए। और ये जो डी होता है ना, इसके लिए तुमको ये एंगल पता होना चाहिए, जिसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल। डी को कैलकुलेट करने के लिए क्या पता होना चाहिए, ये प्रिज्म प्रिज्म एंगल एंगल। पता होना चाहिए, ये ए और ये ए दोनों सेम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, अब प्रिज्म नहीं पढ़ा है तुम लोग को, एक फॉर्मूला होता है डेविएशन निकालने का, 12th वाले पढ़े हुए हैं। डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है एक म्यू माइनस 1 इंटू ई, याद है, पढ़ा होगा बचपन में या कभी तो याद होगा, 12, हाँ 12th में पढ़े हो ना। तो ये होता है डेविएशन, मतलब कोई भी रे अगर इस प्रिज्म से पास होगा ना, तो इतने का डेविएशन क्रिएट करेगा, और इतने का अगर डेविएशन क्रिएट कर रहा है, इस डेविएशन के टर्म में हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर इस लाइट का देखोगे तो डेविएशन क्रिएट होगा, उस डेविएशन, अगर ये डेल्टा तुमको पता है, डेल्टा पता कब चलेगा, जब ये म्यू पता है और ए पता है। थिन प्रिज्म यूज करते हैं जिसमें ए स्मॉल होता है, और जब स्मॉल ए होगा तभी डेल्टा की वैल्यू कितने के बराबर होगी, म्यू माइनस ए के बराबर होगी। और यहाँ जो डी होता है, दिस इज जस्ट 2 डेल्टा, और 2 डेल्टा जो होगा 2a म्यू माइनस 1। यानी अब इस फॉर्मूले में स्मॉल डी की जगह क्या रख देंगे और कैपिटल डी की जगह क्या रख देंगे, बस फिर उसके बाद खुश हो जाओ। यंग्स डबल स्लिट किसमें चेंज हो गया, फ्रेनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट में। अब बाकी जो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म है वो सेम ही रहेगा, क्योंकि अगर ये एन लेमडा के बराबर हो जाता है तो फिर वहां पे क्या बनता है, हाँ, और उसके बाद वो वाला कंसेप्ट, तो वो सेम चीज है, बस इसमें दो चीज यही याद रखना होता है कि डी किससे रिप्लेस हुआ और कैपिटल डी किससे रिप्लेस हुआ, वो बता दी। अब फॉर्मूला होगा बुक में रट लेना, तुम लोग नहीं रटोगे, तुम्हारे लिए यंग्स डबल स्लिट से ही परेशान रहते हो। सवाल कर लेंगे कुछ। मॉड्यूल लाए हो, नहीं लाए हो, चलो तो फिर बोलना पड़ेगा। लिखना, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट मतलब YDSC, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, इन ए YDSC, in a YDSC when light of wavelength when light of wavelength when light of wavelength 400 nanometer, light of wavelength 400 nanometer 400 nanometer was used 400 nanometer was used, the angular width of first minima, angular width sorry, angular width of first minima formed on a screen, first minima formed on a screen 1 meter away, 1 meter away was found to be 0.2 degree, was found to be 0.2 degree. What will be the angular width? What will be the angular width? What will be the angular width
width of the first minima if the entire experimental setup if the entire experimental setup is placed in water experimental setup is placed in water ब्रैकेट में लिख लेना ऐसे कभी कभी दे देता है वाटर के लिए कभी कभी नहीं देता है तो अभी इस बार दिया हुआ था तो न्यू वाटर जो है कितना है 4/3 है चलो समझते हैं पहले इसमें हो क्या है देखो हमने विड्थ का फॉर्मूला पढ़ा अगर इसका सॉल्यूशन पढ़ोगे तो विड्थ का जो नॉर्मल फॉर्मूला था एंगुलर विड्थ का बीटा का क्या था लैम्डा बाई स्मॉल ठीक है अगर पूरा सेटअप को ये हमने एयर में ऐसा फॉर्मूला पढ़ के रखा हुआ अगर पूरा सेटअप को एयर में रखते इतना वेट होता इस सेटअप को कहाँ रख दिया पानी में रख दिया अगर वाटर में रख रहा है तो क्या चेंज होगा पहले समझो लेमडा चेंज होगा डी चेंज होगा खाली लेमडा चेंज होगा क्योंकि ऐसा तो थोड़ा है कि वाटर में रख दिया तो जो स्लिट था वो पहले डी डिस्टेंस का था अभी बढ़ जाएगा घट जाएगा क्योंकि पेपर में कार्डबोर्ड में अगर होल कर दिए हो रखोगे वो हमेशा कितना रहेगा डी रहेगा फर्क किस पे पड़ेगा लेमडा पे फर्क पड़ेगा और लेमडा पे अगर फर्क पड़ रहा है तो उसके चलते विड्थ क्या एंगुलर विड्थ क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा ठीक अब देखते हैं इफेक्ट क्या होता है जो म्यू होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है C/V म्यू का डेफिनेशन क्या होगा अगर किसी भी मीडियम का म्यू दिया हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है वाटर है तो वेलोसिटी इन वाटर ये सी का क्या मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम तो ऐसा है और ये वाटर में जो वेलोसिटी होगी वो अब ये सी जो है इट कैन बी रिटन एज फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा और ये लैम्डा कहाँ का वेवलेंथ है एयर का डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता जब मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या रहता है कांस्टेंट रहता है वेलोसिटी चेंज करता है उसके कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ चेंज होगा ये वाटर के रेस्पेक्ट में तो यहाँ से क्या दिखेगा तुमको म्यू डब्ल्यू जो है इट इज सिंपली लैम्डा बाय लैम्डा डब्ल्यू तो जब इस पूरे सेटअप को कहाँ लेके जाओगे वाटर में लेके जाओगे तो फॉर्मूला भी क्या यूज होगा बीटा वाटर इज इक्वल टू लैम्डा वाटर डिवाइडेड बाय टी अब लैम्डा वाटर निकलेगा कैसे लैम्डा वाटर जो होगा इट विल बी लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू तो इसको यहाँ रख दो तो कितना हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बस इतना ही करना था और ये जो पूरा टर्म था इसका वैल्यू तुमको दिया हुआ कितना दिया हुआ 0. तो उसमें म्यू बी से डिवाइड म्यू डब्ल्यू से डिवाइड करोगे तो बीटा इन वाटर विल बी बीटा डिवाइडेड बाय म्यू डब्ल्यू कितना दिया होता है 0.2 डिवाइडेड बाय 4 बाय हो गया 0.6 डिवाइडेड बाय 4 करोगे कितना करना 0.1 ठीक है एक और लिख लीजिए अब देखो इसमें वाटर में जब डिस्प्लेस रखोगे ना तो अगर विड्थ चेंज हो रहा है एंगुलर विड्थ चेंज हो रहा है या एंगुलर विड्थ चेंज हो रहा है तो विड्थ भी चेंज होगा और अगर विड्थ चेंज हो रहा है तो जो भी पैटर्न होते हैं वो क्या होते हैं शिफ्ट हो जाते हैं पैटर्न क्या होगा शिफ्ट हो जाएगा तो मे बी उस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले जहाँ मिनिमा बनना था फोर्थ मिनिमा आप बताओ वहाँ पे क्या बन रहा होगा तो उस तरीके का सवाल आ सकता है मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है ये वाला
ठीक है, कोई भी मीडियम अगर होगा, यहाँ तो वाटर है तो वाटर लिखता है, अगर मीडियम कोई होता एम होता तो उसके लिए क्या दिया रहेगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और लेमडा ये कहाँ का है, एयर का, तो एयर में दिया हुआ है, उसमें डिवाइड कर दोगे तो क्या दे देगा, उस मीडियम का लेमडा दे देगा, वहां से कैलकुलेशन कर लेंगे। एक और लिखना, in a YDSC experiment, in a YDSC experiment, in a YDSC experiment, separation between slits, in a YDSC experiment, separation between slits is 2 mm, is 2 mm, and the wavelength of light used, and the wavelength of light used, and the wavelength of light used is 5896 nanometer. Wavelength of light used is 5896 nanometer. Sorry, English one. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में इसका यूज ही नहीं है। And distance between screen and slit, and distance between screen and slit is 100 centimeter. Distance between screen and slit is 100 centimeter. Full stop. It is found that angular width is 0.2 degree. Then find how much amount, then find by how much amount slit should be displaced. Find like how much amount slit should be displaced to have angular width of 0.21 degree. To have angular width of 0.21, पहले 0.2 था, अभी कितना 0.21। अभी नीट का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो करना पड़ेगा, पूछा हुआ है। लेमडा जो है थोड़ा अजीब दिया हुआ है, 5896 कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और इसमें जो ऑप्शंस है वो भी बहुत क्लोज है। सर पहले तो वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी वाला। हाँ, क्योंकि डी भी दिया हुआ है। हाँ सब कुछ दिया हुआ है यार, जो इनको तुमको चाहिए सब दिया हुआ है। कैपिटल डी की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं इसमें। नहीं सर। सर 1.9 mm आएगा। 1.9 mm, देखो तुमने कैलकुलेट कर लिया है टी, तुमने कैलकुलेट करा है कि कितना सेपरेशन होना चाहिए, मैंने पूछा है कितना हाँ शिफ्ट होना चाहिए। 0.02। 0.02 करेंगे। अच्छा अच्छा
नहीं, तुमने निकाला है जो सही है, लेकिन जो सवाल पूछा है उसमें क्या पूछा है वो देखो एक बार। कितने से डिस्प्लेस करे? 0.05 से। बीटा का जो पहला वैल्यू है वो कितना जो है 0.2, और बीटा टेस्ट जो बाद में जो है 0.21 है। अब ये होता कितना, ये जो वैल्यू है ये होता है लेमडा बाई डी, ये हो जाएगा लेमडा बाई डी डैश। ठीक है, तुमसे सवाल में जो पूछा है ना वो पूछा है डी डैश माइनस डी डैश नहीं पूछा, क्या पूछा है? ये वाला रिजल्ट पूछा है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? डिवाइड करना पड़ेगा। जो ये है इसको ला करके इधर डिवाइड कर दो, इसको ला करके इधर डिवाइड कर दो। लेकिन एक चीज का ध्यान देना है, किसमें दिया हुआ है? डिग्री। एंगल दिया हुआ है किस फॉर्म में दिया हुआ है? डिग्री में। हाँ 0.1 एंगल जो भी दिया हुआ है डिग्री में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? रेडियन में, तब जाकर कैलकुलेट कर पाओगे। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला यहाँ से तुम्हारा रेडियन में आंसर आएगा। ये नंबर है, ये नंबर इसको डिवाइड करोगे तो ये कभी डिग्री में चेंज नहीं होगा, किस में चेंज होगा? तो जब भी फॉर्मूला यूज करेंगे ना, जैसे लेमडा बाई डी जो दिया हुआ है, यहाँ से आंसर सीधे किस में आता है? रेडियन में आएगा। लेकिन अगर डिग्री में दिया हुआ तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट नहीं करोगे, सर नीट में भी ऐसे ट्रिग्नोमेट्री वाला कॉन्सेप्ट का डिफरेंस क्वेश्चन निकालना है आता तो है? कैसे कटेगा? जो थोड़े लेना, रेशियो लो के डिफरेंस लोगे तो कट जाएगा। देखिए अगर वैसा हो रहा है तो अगर रेशियो हाँ लोगे सर, रेशियो लेंगे ये तो कट जाएगा। 0.2 डिवाइडेड बाई 0.21 है, बराबर किसके होगा? डी डैश बाई डी के, इतने के बराबर है ना। तो डी डैश अगर करोगे तो कितना होगा तुम्हारा? 2 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 2 mm। यह हाँ ऐसा कर, हाँ ये 1.9 वाला काम आएगा। खत्म हो जाएगा, रेशियो ले लो। तो यहाँ से सीधे पहले डी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, कितना आएगा? 40 डिवाइडेड बाई 21, इसको उठा करके आप पुट कर दो, इससे भी कर सकते हो। सर तो एक्चुअल 0.1 आंसर कैलकुलेशन आएगा। करोगे तो हाँ 0.1 आएगा, 0.1 यस सर। आएगा। और कुछ है इसमें? हाँ तो स्टार्टिंग में ही बोलेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगा। एक और लिखना। इन YDSC experiment, in a YDSC experiment, in a YDSC experiment, अरे बाद में कैलकुलेट कर लेना। अब ये वैल्यू आ गया ना, या पुट कर लेना, डी दिया हुआ है पुट कर लेना। इन YDSC experiment, YDSC experiment performed in air, YDSC experiment performed in air, performed in air, and then performed in other medium, and then performed in other medium, then performed in other medium, full stop. It is found that eighth bright fringe. It is found that eighth bright fringe. It is found that eighth bright fringe in the medium. Eighth bright fringe in the medium lies. The medium lies where fifth dark fringe lies where fifth dark fringe lies in air. Fifth dark fringe lies in air. ठीक है? Then find
refractive index of the medium. Then find refractive index of the medium. YDX से एक्सपेरिमेंट एयर में करा गया और फिर कहा गया कि मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नहीं पता, तो बोल क्या रहा है कि इसका जो फिफ्थ डार्क फ्रिंज है ना, फिफ्थ डार्क और इसका एट ब्राइट, वो दोनों क्या कर गया, कोइंसाइड कर गया, मतलब इन दोनों के लिए y की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। एयर में करे थे तो जहां पे फिफ्थ डार्क बन रहा था, जब उसको मीडियम में इमर्स कर दिए तो वहां पे अब क्या बन गया, एट ब्राइट बन गया। तो इसका मतलब ये है कि दोनों के लिए y की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो चेंज क्या हो रहा होगा, वेवलेंथ। और उसका उस टाइप का एक जस्ट क्वेश्चन करवाए हैं 16/9। ऐसा ऑप्शन कोई है नहीं, पॉइंट में दिया हुआ है और आसपास ही दिया हुआ है, तो थोड़ा अच्छे से कैलकुलेशन करो। 1.59 है, 1.69 है, 1.25 है, 1.78, ये सारे ऑप्शन है। जब इधर इस तरीके कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा ध्यान। अगर एयर में करते तो y की वैल्यू कितनी आती है, फॉर्मूला क्या होता है, 2n माइनस 1 लैम्डा डी डिवाइडेड बाई 2d। तो अगर फिफ्थ बोल रहा है तो सीधे यहाँ पे क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 लैम्डा डी बाई 2d। और चूंकि एयर में है तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे लैम्डा से ही रखो। अब चल रहे हैं मीडियम में। तो अगर मीडियम में जा रहे हो तो इसी y के लिए अब n लेमडा बाई डी का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन लेमडा की जगह क्या रखेंगे, लेमडा मीडियम रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब मीडियम में चला गया, लेमडा वेवलेंथ चेंज हो जाएगा सेम लाइट के लिए, डिवाइडेड बाई डी। बोल क्या रहा है, कौन सा बिट, कौन सा क्वेश्चन में क्या दिया होता है, 8, तो यहाँ से 8 लेमडा एम बाई डी होगा। ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर, तभी कोइंसिडेंट होगा जब y और y दोनों के लिए क्या हो, सेम हो। इसका मतलब ये है, यहाँ से अगर देखोगे तो क्या दिखेगा तुम्हें, 9 लेमडा डी बाई 2d बराबर होना चाहिए किसके, 8 लेमडा एम बाई डी। हमें क्या मिलेगा, लेमडा लेमडा एम कैलकुलेट करना, तो लेमडा एम विल बी म्यू कैलकुलेट करना, सॉरी म्यू कैलकुलेट करना है, तो रेशियो चाहिए कि इसका लेमडा बाई लेमडा एम का, विल बी हाउ मच। सर ये चीज सर कैसे पता चला कि दोनों बराबर होगा, मतलब एट्थ ब्राइट और फिफ्थ डार्क वाला इक्वल है। मतलब नहीं, वो बोल रहा है ना, सवाल में बोला इट इज फाउंड दैट, जहां पे 8 ब्राइट फ्रिंज लाई कर रहा है मीडियम का, वहीं पे फिफ्थ लाई कर रहा था एयर का। जो लाइन पढ़ोगे ना, इट इज फाउंड दैट 8 ब्राइट फ्रिंज इन द मीडियम लाइज वेयर फिफ्थ डार्क फ्रिंज ऑफ द एयर लाइज। आ रही बात समझ में, मतलब हाँ जहां सर। पे पहले फिफ्थ डार्क हो रहा था, जब मीडियम में चले गए तो उसी लोकेशन पे क्या बन रहा है, उसी लोकेशन पे अब, एट्थ ब्राइट बन रहा है। हाँ, तो वहां से फिर ईयर के लिए पहले कैलकुलेट कर लेंगे, फिर मीडियम के लिए कैलकुलेट करेंगे। और ये जो लेमडा बाई एम होता है, ये किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है, म्यू ऑफ द मीडियम, हाँ यानी सर। 16/9। और 16/9 इसको कैलकुलेट कर लो पॉइंट में, क्योंकि सारे आंसर इसमें दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है, एक्यूरेट अप टू 0.2 कैलकुलेट कर, कितना है 1.78 7-8। आ रहा है, 1.78 है ऑप्शन। अगेन YDSC मॉड्यूल से कोई नहीं पढ़ेगा, इसमें बहुत सारा फालतू फालतू चीज दिया हुआ है, जितना पढ़ा है उतने से सवाल सॉल्व हो जाएगा, प्रीवियस ईयर करोगे वो सारे सवाल हो जाएंगे।
मॉड्यूल पढ़ोगे टाइम वेस्ट होगा, उससे सवाल पूछता है नहीं। उसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है, जैसे एंगुलर फ्रेनल बाइप्रिज्म का दे दिया है, या फिर लोअर्स मिरर जो बताए थे वो भी दे दिया है। सारी चीजें दी हुई है, उसका जरूरत सर नहीं वो सब पड़ेगा। तो जेई एडवांस में भी नहीं है ना? नहीं, एडवांस का भी सही है, सब जगह लिखा हुआ है पर्टिकुलरली YDSC। और हाँ, अब बचा क्या? ठीक है, इंटरफेरेंस इसी के साथ खत्म हो गया। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, या फिर कितना टाइम बचेगा? 2 मिनट। डिफ्रैक्शन थोड़ा स्टार्ट कर दे, क्योंकि अगले क्लास में खाली स्टार्ट मतलब थ्योरी डिस्कस कर दे रहे हैं, ताकि अगले क्लास में थ्योरी डिस्कस नहीं करें। थ्योरी डिस्कस करना हमको खुद थोड़ा सा टाइम वेस्ट लगता है। अब देखो डिफ्रैक्शन में क्या होगा, ये भी फिनोमेना किसके चलते होता है? वेव नेचर के चलते। हाँ, लिखना है खाली। डिफ्रैक्शन जो होगा वेव नेचर के चलते हो रहा है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है ना, समझना थोड़ा, थ्योरी समझाना होगा। तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि मान लो अगर इधर से लाइट पास करवा रहा है, इधर से अगर ये एक छोटा सा होल है, कार्डबोर्ड है, अगेन होल करें हैं, तो हो क्या रहा था कि अगर इधर से लाइट पास करवा रहे हो तो जो स्क्रीन है उसमें यहाँ पे खाली क्या दिखना चाहिए था? एक गोला दिखना चाहिए था, क्योंकि ये ऑब्स्टेकल है, ओपेक है। इधर भी क्या है? ओपेक है। तो जब इधर से लाइट पास करवाओगे तो लाइट इधर से पास होगा, तो जो ब्राइट वाला रीजन होना चाहिए यही होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा था। क्या हो रहा था कि इधर तो हो गया, ये ब्राइट बन रहा था, लेकिन फिर डार्क, फिर क्या एक रीजन आया, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसा अरेंजमेंट हो रहा था। लोगों ने सोचा कुछ तो हो रहा होगा, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। एक्चुअली होता क्या है कि जब लाइट पास करता है किसी ऑब्स्टेकल से, तो क्या होता है, जब भी लाइट के पाथ में कोई ऑब्स्टेकल आता है तो वो अपने अपने पाथ से बेंड हो जाता है। तो जब लाइट यहाँ पे जा रहा था ना, तो देखो इसको ऑब्स्टेकल कहाँ कहाँ मिलेगा? 2 एंड पे, एक इधर मिला और यहाँ मिला, क्योंकि इधर तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पे जो जो लाइट इनकाउंटर करेंगे ना, वो क्या हो जाएंगे? बेंड हो जाएंगे। तो एक्चुअल में कुछ इस तरीके का होता है कि मान लो ये बेंड होकर के इधर चला गया, ये बेंड होकर के इधर चला गया, और जब लाइन बेंड होती है तो उसके चलते पार्ट डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा तो फिर तुमको ब्राइट डार्क का क्या मिलेगा? ऐसा पट्टी मिलेगा, फ्रिज मिलेगा। अगर स्लिट से जाओगे तो पट्टी टाइप मिलेगा, और अगर सर्कुलर हो रहा है तो उसके केस में सर्कल मिलेगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। एक फुल सर्कल मिलेगा, उसके बाद कंसेंट्रिक सर्कल मिलेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस लिख लो, यही कंसेप्ट है। इसके रिलेटेड जो थ्योरी होगा, ये सॉरी जो भी फॉर्मूला होगा वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। लिखना, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम शार्प एजेस, bending of light from sharp edges of an opaque obstacle, sharp edges of an opaque obstacle, So bending of light. light from sharp edges, sharp, SHARP, sharp edges of an opaque obstacle or aperture, opaque obstacle or aperture, and its spreading, and its spreading, and its spreading in the, and its spreading in the geometrical shadow region, and its spreading in the geometrical shadow region. Geometrical shadow region is defined as, shadow region is defined as diffraction, is defined as diffraction लिखना, for diffraction, for diffraction, size of the obstacle, for diffraction, size of the obstacle must be comparable, size of obstacle must be comparable, must be comparable to, comparable to wavelength of light, must be comparable to wavelength of light. कंपेरेबल कहने का मतलब है कि ये अराउंड अगर ए साइज है
तो इस मस्ट बी अराउंड व्हाट लेमडा, इसके आसपास होगा तभी डिफ्रैक्शन होगा। अगर a इज वेरी वेरी ग्रेटर देन लेमडा या फिर a इज वेरी वेरी लेस देन लेमडा, फिर तुम्हें क्या नहीं दिखेगा, डिफ्रैक्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, ऑब्जर्व करने के लिए डिफ्रैक्शन अगर तुम्हें ऑब्जर्व करना है तो एक्सपेरिमेंट किस पे करना पड़ेगा, इस तरीके का सेटअप लेकर के जहाँ की ए जो है वो बहुत कंपेरेबल हो किससे, वेवलेंथ से, तभी तुमको डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ होगा लेकिन तुम उसको देख नहीं पाओगे क्योंकि इंटेंसिटी का इतना ज्यादा वेरिएशन हो जाएगा कि वो तुम फील ही नहीं कर पाओगे कि डिफ्रैक्शन हो भी रहा है। इसलिए जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स है जैसे इसका मैं अगर करता हूँ तो इसका डिफ्रैक्शन नहीं दिखेगा। अगर तुम्हें डिफ्रैक्शन दिखना है तो फिर क्या लेना पड़ेगा, ब्लेड ले लो। अंधेरा में क्या करो, ब्लेड पे लाइट फोकस करोगे तो तुमको ऐसे फील होगा कि ब्लेड से थोड़ा सा लाइट क्या हुआ, बेंड होकर के बाकी सारे थोड़ा जो जहाँ शैडो बनना चाहिए था वहां पे शैडो नहीं बनना, वहां पे क्या दिख रहा है, लाइट दिख रहा है। इसी फिनोमेना को क्या बोलेंगे, डिफ्रैक्शन बोलेंगे। सिमिलर इसमें क्या होता है, देखो पिछले वाले केस में क्या था, दो अलग सोर्सेस थे, दो स्लिट था, तो उधर से एक लाइट सोर्स ले रहे थे, इधर से एक लाइट सोर्स ले रहे थे, इन दोनों का क्या करा रहे थे, इंटरफेरेंस करा रहे थे। लेकिन इस केस में क्या होता है ना कि सारे जो लाइट है वो कहाँ से पास कर रहे हैं, एक ही स्लिट से पास कर रहे हैं, और बेंडिंग के चलते क्या हो रहा है, पाथ डिफरेंस बदल जा रहा है। अब पाथ डिफरेंस चेंज हो जा रहा है तो अभी हमें क्या करना है कि अब इसको पोर्शन वाइज डिवाइड कर देते हैं कि मान लो इस पोर्शन में कुछ लाइट रेस थे, इस पोर्शन में कुछ लाइट रे, इस पोर्शन में कुछ लाइट रे, और अब इन दोनों को उठा करके या इन यहाँ से यहाँ का उठा करके क्या करते हैं, क्योंकि कम से कम इंटरफेरेंस समझने के लिए, सुपरपोजिशन समझने के लिए हम कम से कम कितना रे चाहिए, 2 रे। तो हम क्या करते हैं, इसी स्लिट को डिवाइड कर देते हैं, इसी स्लिट को डिवाइड करके a/2 में, a/4 में, a/3 में ऐसे डिवाइड करके फिर 2 रे किसी भी पोर्शन को उठाते हैं, इस पॉइंट पे देखते हैं कि मैक्सिमा बन रहा है, मिनिमा बन रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला आता है जो कि हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से तुम नेक्स्ट रिज्यूम करना है कि फिर अलग से पढ़ोगे, नेक्स्ट संडे सैटरडे पढ़ना है कि खत्म कर दे, बाद में पढ़ोगे, खत्म सर। क्या हम तो फ्री रहते हैं, हमको क्लास लेना ही है तो हम कभी भी ले लेंगे। मेरा इच्छा क्या देख रहे हो, मेरा इच्छा तो अभी और 1 घंटा पढ़ा देंगे। हाँ तो मेरे इच्छा से चलोगे तो फिर पढ़ा देंगे 2 घंटा और पढ़ोगे। देखो आदिल कोई ना, ठीक है, क्लास करने आ रहे हो ना, बायोलॉजी क्लास वो सेटल हो गया ना, वो इससे मैच नहीं कर रहा है ना, टाइमिंग अलग टाइमिंग है। हाँ तो पढ़ लेना ये भी, फिर आकर के एक क्लास क्या ही करोगे। क्या क्या बोल रहे हो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर।